हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 मार्क्स एंड 5 मार्क PYQ क्वेश्चन सीरीज। और ये सीरीज में हम इंक्लूड करेंगे बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, जिसमें कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो और ऐसे कॉन्सेप्ट जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। इस सीरीज को अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और पेपर आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपने पेपर पहले ही देखा हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सीरीज को, और इस सीरीज में हम इंक्लूड करेंगे हर एक कोड के पेपर को, और हर सीरीज में हम 2 कोड हमेशा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। जो 3 मार्कर क्वेश्चन है वो कह रहा है, सबसे पहले हम 3 मार्कर ही खत्म करेंगे बेटा, उसके बाद हम 5 मार्कर पर आएंगे। तो 3 मार्कर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर O इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड BCD इज टेंजेंट एट इट एट C। ठीक है ना। तो C पर एक टेंजेंट है BCD। उसके बाद कहता है प्रूव दैट एंगल BAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा एंगल बोल रहा है बच्चों, एंगल BAC, एंगल BAC ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल ACD, एंगल ACD, इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब बेटा 3 मार्कर अगर ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है तो हमेशा आपको गिवन लिखना है, जो कि आप लिख लोगे, इसे मैं नहीं लिखूंगा। गिवन लिखना है आपको टू प्रूव लिखना है, ठीक है। और अगर कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी है, ठीक है ना। उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रूफ, तो मैं ये प्रूफ वाला पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो ये सब तो आप लिख लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है भाई BAC चाहिए हमें, BAC और ACD का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आओ देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप देखो इस सर्कल के अंदर, तो OC इज इक्वल टू OA, हमारे पास क्या हो गया, OC इज इक्वल टू OA। और बच्चों ज्योमेट्री में रीजन लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज रेडियाई, ठीक है, या रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब हम कह सकते हैं कि दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फिगर में एंगल मार्क करते रहना है आपको, आप चाहो तो नेमिंग से भी कर सकते हो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो इसका हम क्या नाम रखेंगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल 1 और 2 बराबर हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, बिकॉज OC is perpendicular to BD, because OC is perpendicular to BD, OC is perpendicular to BD। क्यों होगा, OC बेटा रेडियस है और BD क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट at the point of contact। ठीक है ना। ये सब रीजनिंग आपको लिखनी है, तभी मार्क्स मिलेंगे 3 मार्क्स, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे बेटा। इसके बाद OC परपेंडिकुलर टू BD हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल OCD इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। एंगल OCD इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब OCD को आप क्या लिख सकते हो, OCD को क्या लिख सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हो। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। दिस इंप्लाइज एंगल 2 किसके इक्वल है बेटा, एंगल 1 के इक्वल है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 1 को आप क्या बोल सकते हो, एंगल 1 को आप बोल सकते हो एंगल BAC। तो दिस इंप्लाइज एंगल BAC प्लस एंगल 3 को बोल सकते हो आप एंगल ACD, एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये रिजल्ट हो गया बच्चों हमारा प्रूफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन बेटा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, कह रहा है प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है ना। तो क्वेश्चन का बेटा LHS ले लेते हैं। ठीक है ना। अब क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू साइन और कॉस में है, तो देखो कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही ट्रिग्नोमेट्रिक, बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि यार साइन और कॉस है, जब तक साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ना हो तो कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो इसका मतलब अब इसमें सिंपल एल्जेब्रिक सॉल्यूशन करना है। तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन का मतलब पहले इन दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में हमारे पास आ गया साइन ए माइनस कॉस ए और यहां आ गया हमारा साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है ना बेटा। साइन ए माइनस कॉस ए से एलसीएम को डिवाइड किया, बचा साइन ए प्लस कॉस ए, और न्यूमरेटर में साइन ए प्लस कॉस ए से हो गया ये मल्टीप्लाई, तो ये बन गया साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए से साइन ए प्लस कॉस ए गया, मतलब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम को, जो बचता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया हमारा साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो तो ये सारे के सारे ब्रैकेट ऑफ करते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बनेगा तो वो 1 देगा। ठीक है ना। क्योंकि न्यूमरेटर को देख के पता चल रहा है बेटा सारे के सारे टी रेशोज खत्म होने चाहिए। जब आप प्रूफ करो तो हमेशा न्यूमरेटर की तरफ ध्यान रखो कि हम कहां तक अब पहुंच चुके हैं। क्लियर है। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है ना। दूसरा न्यूमरेटर ये खोला हमने साइन ए माइनस कॉस ए का, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन ए इंटू कॉस ए होल अपॉन हमारे पास आ गया बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर जो कि बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर जो कि बन गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब अगर आप देखो तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए पॉजिटिव माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इन दोनों पे ध्यान लगाओ तो क्या बना रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों को देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है। अगर बच्चों ये आइडेंटिटी हम लगा दें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना। 1 + 1 2। अब जरा ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर तो आ चुका है, बस डिनोमिनेटर में ही प्रॉब्लम है। तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, सिर्फ साइन स्क्वायर ए चाहिए, लेकिन यहां साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों आ रहा है, तो किसको चेंज करना चाहिए हमें, कॉस स्क्वायर ए को चेंज करना चाहिए। किसमें, साइन स्क्वायर ए में। ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक है। तो अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे बेटा तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए जो कि बन गया 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a hemispherical dome. The base radius of hemisphere is half of the height of the cylindrical part. ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, the base radius of the hemisphere is half of that of the cylindrical part, height of the cylindrical part. If the room contain 1408 upon 21 मीटर क्यूब ऑफ एयर, यानी ये वॉल्यूम है बेटा, मीटर क्यूब से ही पता चल गया वॉल्यूम है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हमें क्या करना है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालनी है। ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में खास बात। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर बना लेनी चाहिए, अच्छा समझ में आता है। अ रूम इज इन अ फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फेयर। तो चलिए हम ये रूम बना लेते हैं। ये रूम क्या है, सिलेंडर की फॉर्म में है और सरमाउंटेड किससे है, हेमिस्फेयर इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है ना, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। ठीक।
चलिए हेमिस्फेयर इसके ऊपर बना लेते हैं और दोनों का जो बेस रेडियस है वो सेम है। बेस रेडियस क्या है बच्चों? सेम है। ठीक है, तो इस तरीके का एक रूम है। A room is in a form of a cylinder surmounted by a hemispherical dome. The base radius of hemisphere is half the height of the cylinder. ठीक है ना? तो चलिए पहले डायमेंशन ले लेते हैं। तो बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज r, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h। तो जब इसने ये बोला बेटा बेस रेडियस इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी r इज इक्वल टू h बाई 2 हो गया। इसका मतलब h किसके बराबर हो गया बेटा? 2r के बराबर हो गया। ठीक है ना? इस बात का अब हमें ध्यान रखना है। h किसके बराबर है? 2r के बराबर है। कह रहा है इफ द रूम कंटेन 1408 अपॉन 21 मीटर क्यूब एयर, पूरे के पूरे रूम में इतनी एयर है, यानी इस पूरे जो पूरा ऑब्जेक्ट है या पूरा सॉलिड है, इसका वॉल्यूम दे रखा है आपको 1400 मीटर क्यूब, और हमें क्या बताना है? हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट हमें निकाल के दिखाना है। ठीक है ना? तो वॉल्यूम ऑफ रूम निकालते हैं बेटा सबसे पहले। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ द रूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ रूम होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच, दोनों की बेस रेडियस सेम है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना? तो अब बेटा रूम का वॉल्यूम हमें कितना गिवन है? रूम का वॉल्यूम गिवन है 1408 अपॉन 21। ठीक है ना? ध्यान से देखना कैलकुलेशन। ठीक है ना? एनसीईआरटी में कैलकुलेशन करने का तरीका अगर आप सीख गए तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा। सॉरी, एनसीईआरटी नहीं, पेपर के अंदर बहुत कैलकुलेटिव नहीं आता, बहुत दिमाग से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर, और ये जो h है इसकी जगह आप लिख सकते हो 2r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना? और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब अगर मैं सॉल्व करूं बेटा तो 2 पाई आर क्यूब बन गया पहला। ठीक है, इसे मैं लेफ्ट पे लिख देता हूं, 2 पाई आर क्यूब, प्लस दूसरा हमारे पास बन गया 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1408 अपॉन 21। अब इसमें से बेटा हम कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर क्यूब, ब्रैकेट के अंदर रह गया 1 प्लस 1/3। जितनी कैलकुलेशन आप बिना वैल्यू पुट किए कर सकते हो उतनी कैलकुलेशन आपको कर लेनी चाहिए। ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन को इजी बनाएगा। देखते जाओ, 2 पाई यानी 2 इंटू 22/7, और रेडियस हमारे पास कितना है नहीं पता है, वही निकालना है हमें। ठीक है ना? आर क्यूब को एज इट इज रहने दो। यहां बेटा 3 एलसीएम लोगे तो 3 + 1 कितना हो गया? 4/3 इज इक्वल टू 1408 अपॉन 21। क्लियर है? अब आर क्यूब इज इक्वल टू, यहां मैं कोई खास कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 1408 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई बेटा 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 21। ये सारी वैल्यूज हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दी। ठीक है ना? अब देखिए 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, तो 7 3 और ये 21 चला गया। ठीक है ना? 11 2 ज़ा 22, 11 1 कितना आ गया? 30, 11 2 22 8 8, 11 8 88, कैंसिल आउट। 4 से कट कर देते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 32, फिर 2 से कट करिए 2 16, फिर 2 से कट करिए 8। तो इसका मतलब हमारे पास आर क्यूब आ गया 8, यानी आर हो गया बच्चों क्यूब रूट ऑफ 8, और 8 का क्यूब रूट हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर नहीं, मीटर है बेटा, मीटर क्यूब है। तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई? 2 मीटर। तो रेडियस अगर 2 मीटर आ गई तो हाइट कितनी हो गई? हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? h इज इक्वल टू 2r है, यानी h इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, h इज इक्वल टू 4 मीटर। यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें कितना मिल गया?
हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारा हो गया 4 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, ये भी 3 मार्कर क्वेश्चन है। कह रहा 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस इज 2। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 2 डाई को हमने एक साथ थ्रो किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उन दोनों डाई पर नंबर आ रहा है उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। ठीक है ना, तो समझते हैं। तो पेपर में सबसे पहले आपको लिखना है लेट एस बी द सैंपल स्पेस। ठीक है, लेट एस बी द सैंपल स्पेस and A be the event of getting number, probability that the difference of the number on 2 dice is 2। ठीक है ना, A be the event getting numbers with difference 2। ठीक है ना, ये हमें मिलना चाहिए, करेक्ट। तो अब सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे? सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल बेटा 36 आ जाएंगे। जब 2 डाई को एक साथ थ्रो करते हो तो कितने आते हैं? 36 आते हैं। अब इवेंट ए में कितने आएंगे भाई? डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है बेटा। ठीक है, तो अब जैसे मान लो पहली डाई पर 1 आया, तो आप ये देखो कि 1 के साथ कौन कौन से नंबर पॉसिबल है जो सब्ट्रैक्ट करने पर 2 दे। ठीक है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 1 3 आपको -2 देगा, ऐसा नहीं। डिफरेंस इज 2, मतलब 1 3 है तो 3 -1 करना है, 3 1 है तब भी 3 -1 करना है। ठीक है ना, तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर क्या बन सकते हैं? 1 के साथ कौन सा नंबर हो कि डिफरेंस 2 आए? तो ये हो गया 1 3। ठीक है ना, और 1 के साथ तो कोई ऐसा नंबर नहीं बनता। अच्छा, 2 के साथ देखते हैं, 2 के साथ नंबर 4 हो सकता है। ठीक है ना, आप ऐसे चलो, वो अपने आप बनेगा। 1 3 3 1 डायरेक्ट लिखोगे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। आप ये वाला मेथड ध्यान रखो कि आप इस नंबर पे ध्यान दो, इस नंबर से 1 से पहले सारे देख लो, फिर 2 से सारे देख लो, अपने आप ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। 1 3 3 -1 2 हो गया, 2 4 और 2 के साथ कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा जो कि 2 दे। फिर बेटा 3 के साथ 5 डिफरेंस क्या देता है? 2 देता है ना, और तो 3 के साथ कोई डिफरेंस देगा। 3 के साथ 1 भी डिफरेंस 2 देता है, सही है ना, तो 3 1 और 3 5। ठीक, इसके बाद आ जाओ अब 4 के साथ कौन सा नंबर हो सकता है? 1 हो सकता है, नहीं 2 नहीं हो, 2 हो सकता है, यस 4 2 4 -2 2। 4 के साथ 3 नहीं हो सकता, 4 के साथ 4 0 देगा, 4 के साथ 5 1 देगा, 4 और 6 हो सकता है। ठीक है ना, इसी तरीके से बेटा अब नेक्स्ट नंबर है 5 के साथ 1 पॉसिबल नहीं, 2 पॉसिबल नहीं, 5 के साथ 3 पॉसिबल है, 5 -3 कितना होता है? 2। ठीक है, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 के साथ 6 पॉसिबल नहीं है। अब 6 के साथ आ जाओ, 6 के साथ सिर्फ 4 आपको 2 देगा और कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने आ गए ए में? 2 4 6 और 8। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है ना, ये आप थ्योरेटिकल में भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स विद डिफरेंस 2 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन मैं इस तरीके से सेट की फॉर्म में पढ़ाता हूं कि एस और ए लेकर के तब वैल्यूज को लिखता हूं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने आ गए? ए में आ गए 8 और टोटल कितने हो गए? 36। तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। इसका आंसर हो गया 2/9। आंसर क्या हो गया? 2/9। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें ट्रिग्नोमेट्री का मिल रहा है। अब हम कोड 2 पर आ चुके हैं बेटा। तो कह रहा प्रूव दैट 1 + 1/10 स्क्वायर थीटा इंटू 1 + 1 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin 4 थीटा। ठीक है ना, तो चलिए अब साइन कॉस में आंसर आ रहा है, यहाँ 10 और कॉट है। तो हमेशा रूल याद रखिए कि अगर लेफ्ट या राइट में
साइन या कॉस की वैल्यू दिखती है या सेक और कॉसेक दिखता है, तो ज़्यादातर हमें बाकी के टी रेशोज को साइन कॉस में चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर वो बहुत इजीली पहले चेंज हो रहे हैं, कोई आइडेंटिटी लग रही है, तो पहले आइडेंटिटी लगा लेनी चाहिए। तो जैसे LHS में पहले साइन कॉस में नहीं चेंज करूंगा, मुझे पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना, या सॉरी 1 / tan स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमने बना लिया 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 + 1 / कॉट स्क्वायर थीटा यानी 1 / कॉट स्क्वायर थीटा बन गया tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा, आइडेंटिटी लगती है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हमने अभी से चेंज कर लिया। अब क्योंकि साइन कॉस में आंसर चाहिए, तो हम कॉसेक स्क्वायर थीटा, नजर हमेशा राइट साइड पर रहे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर दिया 1 / साइन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा को हमने चेंज कर दिया 1 / कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। 1 × 1 बेटा 1 हो गया, मतलब न्यूमरेटर का तो काम हो चुका है। अब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आ गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम जाएंगे अपने RHS की तरफ। हमने देखा भाई ऑल इन साइन होगा, लेकिन यहाँ पर एक कॉस है, तो हम इस साइन को तो छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये तो हमें चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब बच्चों ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं, 1 × साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बन गया sin⁴ थीटा। ये आ गया हमारा RHS और क्वेश्चन हो गया प्रूव। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही है बेटा, ठीक है। ये चॉइस में था तो इस क्वेश्चन को भी मैंने रख लिया है, करेक्ट। तो करने तो हमें सारे क्वेश्चन हैं, वो तो पेपर में देखेंगे कौन सा चॉइस में है और हमें कौन सा करना है, ठीक है ना। अब जब ये ऐसा क्वेश्चन आया, दो तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक में सीकेंट थीटा है और यहाँ पर कॉसेक थीटा है। तो यहाँ पर बेटा अगर ये सिंगल होता तब तो रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट लगाते, अगर यहां पर भी रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, लेकिन वो क्या करेगा, बस स्टेप इंक्रीज करेगा। वो क्या करेगा, वो बस स्टेप इंक्रीज करेगा और कुछ नहीं करेगा, क्वेश्चन के अंदर स्टेप्स बढ़ जाएंगे ज्यादा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है इसको समझते हैं। तो हमने इसका LHS उठाया, ठीक है ना, LHS लिया बेटा, और रूट को पहले ब्रेक कर लिया। न्यूमरेटर में लिख दिया कॉसेक थीटा -1 और डिनोमिनेटर में आ गया कॉसेक थीटा +1 का रूट, ठीक है ना। ऐसे ही रूट फॉर न्यूमरेटर, रूट कॉसेक थीटा +1 और रूट आ गया डिनोमिनेटर में, यानी रूट कॉसेक थीटा -1, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आप ले लीजिए LCM। तो LCM में आ गया रूट कॉसेक थीटा +1 मल्टीप्लाई विद रूट कॉसेक थीटा -1, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर से LCM डिवाइड हुआ, क्या बचा, रूट कॉसेक थीटा -1 मल्टीप्लाई हुआ, सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों का रूट खत्म हो गया। ये आ गया बेटा कॉसेक थीटा -1 और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया आपका कॉसेक थीटा +1, ठीक है। +1 और -1 0 हो गए, कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बन गया 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा। अब यहां देखो रूट A इंटू रूट B होता है होल रूट AB। होल रूट AB का मतलब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये है A + B इंटू A - B, यानी ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये आ गया 2 इंटू कॉसेक थीटा। अब जब रूट लगाया तो रूट से स्क्वायर हट गया, आ गया कॉट थीटा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, हमें तो चाहिए 2 सीकेंट थीटा, अभी तक हम प्रूफ पे नहीं आए। अब आपको इसे साइन कॉस में चेंज कर लेना है। तो 2 इंटू कॉसेक को हमने लिख दिया 1 / साइन थीटा और डिनोमिनेटर में कॉट थीटा हमारा आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है बेटा। तो 1 / साइन थीटा डिवाइड हो रहा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से, तो ये बन गया 2 इंटू 1 / साइन थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रेसिप्रोकल हो गया, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट,
2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो ये हमारा RHS आ गया और क्वेश्चन हो गया प्रूव। ठीक है, तो क्या आप सबको ये सारा समझ में आया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, इफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, कॉनिक सेक्शन का, सॉरी कॉनिक सेक्शन कह रहा हूं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बेटा। इफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A34 एंड BK6 इज PXY and x plus y minus 10 is equal to 0, then find the value of k। क्लियर हुआ? तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या रूल्स लगते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 4 और K6। तो चलिए वो लाइन सेगमेंट हम बना लेते हैं। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गई जिसके कोऑर्डिनेट हैं A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, 4 और B का कोऑर्डिनेट है हमारे पास K6। ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो है P, इसका जो मिड पॉइंट है वो है P, और P के कोऑर्डिनेट है X और Y, और ये x y बेटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसकी क्या वैल्यू आएगी। अब कहाँ पे आ गए भाई, A आ गया बेटा 3, 4 और PXY, B हो गया K और 6। ठीक है ना, तो अब क्या कह रहा है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है 1:1 में ये इसको डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है? 1:1 में ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा इसके अकॉर्डिंग? P के कोऑर्डिनेट हो गए x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस k अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 4 प्लस 6 अपॉन 2। ठीक है, लेकिन P हमारे पास क्या है, xy है, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, 3k प्लस 2 अपॉन 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6, 4, 10 अपॉन 2 कितना हो गया 5। xy की वैल्यू आ गई। अब बिकॉज x माइनस वाई, सॉरी बेटा, बिकॉज x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है, देयरफॉर x की जगह आप क्या रख सकते हो, x की जगह आप रख सकते हो 3 प्लस k अपॉन 2, प्लस y की जगह आप 5 रख सकते हो, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। रख दिए हमने x y की वैल्यू। अब यहां से आपको k की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये आ गया 3 प्लस k अपॉन 2, 5 माइनस 10 कितना हो गया हमारे पास, 5 माइनस 10 हो गया माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 प्लस k अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 प्लस k इज इक्वल टू 10। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 माइनस 3। ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ k इज 7। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है ना, तो k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक, तो यहाँ क्या क्या यूज हुआ, एक ये इक्वेशन का इस्तेमाल हुआ, जो x y की वैल्यू थी वो हमने सेक्शन फार्मूला से निकाल लिया, जो मिड पॉइंट फार्मूला है हमारे पास, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया।